नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं, शायरा बानो बनाम भारत संघ। ये 2017 का वो फैसला है जिसने भारत में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक बिद्दत भी कहते हैं, उसको खत्म कर दिया। हाँ, ये वाकई एक ऐतिहासिक मामला था। बिल्कुल। हमारे पास इस केस की एक काफ़ी विस्तृत स्टडी है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे अहम पहलू हैं, उनको समझें। मतलब कैसे इसने पर्सनल लॉ, जेंडर जस्टिस और संवैधानिक नैतिकता पर जो बहस चल रही थी, उसे एक नया मोड़ दिया। सही कहा। तो शुरू करने से पहले शायद हमें ये याद दिला देना चाहिए कि ये तलाक-ए-बिद्दत असल में था क्या? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, ये वो तरीका था जिसमें कोई मुस्लिम पुरुष सिर्फ 3 बार तलाक शब्द बोलकर, चाहे वो आमने सामने हो या फिर फोन पर या आजकल जैसे मैसेज या व्हाट्सएप पर भी, हाँ, हाँ। अपनी पत्नी को तुरंत मतलब बिल्कुल इंस्टेंटली और एक तरफा तलाक दे सकता था। और ये भारत में कानूनी था। हाँ, यही तो बात थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत इसे कानूनी मान्यता मिली हुई थी। हालांकि ये दिलचस्प है कि कई मुस्लिम बहुल देशों में भी इस पर रोक थी या इसे अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा। भारत में से बहुत लोग मनमाना, अन्यायपूर्ण और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ मानते थे। और यहीं पर शायरा बानो की कहानी आती है, उत्तराखंड की रहने वाली है ना? जी। शायरा बानो, जिनकी शादी को 15 साल हो चुके थे और उनके पति ने उन्हें इसी तरह मतलब स्पीड पोस्ट से तलाक दे दिया था। स्पीड पोस्ट से? हाँ, तो उन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और उन्होंने सिर्फ तलाक बिद्दत को ही नहीं बल्कि बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिकता को भी चुनौती दी। तो ये मामला सिर्फ ट्रिपल तलाक तक ही सीमित नहीं रहा? नहीं, इसका दायरा बड़ा था और यहीं से ये कानूनी तौर पर मतलब बहुत पेचीदा हो गया। कोर्ट के सामने जो मुख्य सवाल आए वो बहुत गहरे थे। जैसे कि पहला तो यही कि क्या तलाक बिद्दत जैसी प्रथा संविधान के अनुच्छेद 25 यानी जो धर्म की स्वतंत्रता देता है उसके तहत सुरक्षित है, या फिर क्या ये अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 जो भेदभाव से बचाता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और गरिमा का अधिकार देता है, इनका उल्लंघन करता है। और एक बड़ा सवाल ये भी था कि क्या कोर्ट्स पर्सनल लॉ में दखल दे सकती हैं, उनकी संवैधानिकता जांच सकती हैं? बिल्कुल, ये शायद सबसे अहम सवाल था कि क्या पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में आते हैं या उससे बाहर है। इन्हीं सब सवालों पर विचार करने के लिए फिर 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनी। 5 जजों की बेंच। और उन्होंने इन सवालों पे गहराई से सोचा होगा। जी हाँ, और फिर आया वो फैसला जो 3.2 के बहुमत से था। मतलब 3 जज एक तरफ, 2 दूसरी तरफ। तो बहुमत ने माना कि ये असंवैधानिक है? हाँ, बहुमत का यही मानना था, लेकिन उनके तर्क थोड़े अलग-अलग थे जो दिलचस्प है। अच्छा, कैसे? देखिए, जस्टिस नरीमन और जस्टिस ललित, इन दोनों ने कहा कि तलाक बिद्दत साफ तौर पर मनमाना है, आर्बिट्ररी है। क्यों? क्योंकि इसमें पत्नी की कोई सुनवाई नहीं, सुलह की कोई कोशिश नहीं, बस पति की मर्जी। तो ये सीधे सीधे अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सीधा समानता के अधिकार का उल्लंघन। हाँ। और जस्टिस कुरियन जोसेफ जो बहुमत में तीसरे जज थे, उनका नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि जो चीज इस्लाम के मूल सिद्धांतों यानी कुरान के ही खिलाफ हो, वो कानून में सही कैसे हो सकती है। उनका वो मशहूर कोट है, जो धर्मशास्त्र में बुरा है वो कानून में अच्छा नहीं हो सकता। ये तो बहुत पावरफुल बात है। बिल्कुल। और जस्टिस नरीमन ने एक और बात कही थी। उन्होंने इसे अनुच्छेद 13 के तहत भी देखा, जो कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है वो शून्य होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये प्रथा उसी श्रेणी में आती है। तो ये थे बहुमत के तर्क। और जो 2 जज अल्पमत में थे, उनका क्या कहना था? चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर, उनका मानना था कि पर्सनल लॉ वो अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता के तहत आते हैं और संरक्षित हैं। उनका कहना था कि अगर इसमें कोई बुराई है भी तो उसे ठीक करने का काम संसद का है, कानून बनाकर, अदालत का नहीं। अच्छा, तो वो इसे विधायिका का काम मान रहे थे? हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ये प्रथा गलत है, महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार 6 महीने में कानून बनाए और तब तक इस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन अंत में तो बहुमत का फैसला ही माना गया। जी, अंततः 3.2 के बहुमत से कोर्ट ने तलाक बिद्दत को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। उस दिन से भारत में
इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कानूनी तौर पर खत्म हो गया। और फिर सरकार ने कानून भी बनाया। हाँ, फैसले के बाद जुलाई 2019 में संसद ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पास किया। इस कानून में क्या खास बातें थी? इस कानून ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देना एक अपराध बना दिया। अगर कोई पति ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। मतलब क्रिमिनलाइज कर दिया इसे। हाँ, इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया और सबसे जरूरी पत्नी को गुजारा भत्ता और बच्चों की कस्टडी का अधिकार भी दिया गया। तो कानूनी तौर पर इसका बड़ा असर हुआ है। इसने ये साफ कर दिया कि पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कानूनी प्रभाव था। इसने तय कर दिया कि धार्मिक प्रथाओं को भी मौलिक अधिकारों, खासकर समानता और गरिमा की कसौटी पर खरा उतरना होगा। न्यायपालिका की भूमिका भी मजबूत हुई महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में। और समाज पर इसका क्या असर दिखा? क्या सबने इसका स्वागत किया? नहीं, सामाजिक प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। एक तरफ इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए, लैंगिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। सालों से चली आ रही एक अन्यायपूर्ण प्रथा खत्म हुई। हाँ, ये तो था। अपने धार्मिक मामलों में सरकार और कोर्ट का दखल माना। बहस इस पर भी हुई कि सामाजिक सुधार कोर्ट के जरिए आने चाहिए या समुदाय के भीतर से होने चाहिए। ये बहस तो अक्सर होती है ऐसे मामलों में। सही कहा। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये केस इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया कि कैसे संवैधानिक मूल्य पर्सनल लॉ के ऊपर रखे जा सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बात क्या निकलती है? मेरे ख्याल से ये फैसला सिर्फ एक प्रथा को खत्म करने से कहीं ज्यादा था। इसने दशकों पुराने उस सवाल का सीधा जवाब दिया कि क्या पर्सनल लॉ मौलिक अधिकारों से ऊपर है। और कोर्ट का जवाब साफ था, नहीं। जैसा जस्टिस नरीमन ने कहा था, तलाक-ए-बिद्दत स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसलिए असंवैधानिक है। ये एक तरह से मौलिक अधिकारों, खासकर समानता के अधिकार की पुष्टि थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फैसला भविष्य के लिए एक अहम सवाल भी छोड़ गया है। वो क्या? हो गया है कि पर्सनल लॉ की समीक्षा संवैधानिक आधार पर हो सकती है, तो सवाल उठता है कि भविष्य में व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक अधिकारों के बीच ये संतुलन कैसे साधा जाएगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, खासकर जब दूसरे समुदायों के पर्सनल लॉ में सुधार की बात उठेगी। बिल्कुल, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता जैसे मौलिक अधिकारों के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए, ये सवाल अब और भी अहम हो गया है। ये सोचने का विषय है कि संतुलन आगे कैसे विकसित होगा।